हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से क्लास थर्ड और फोर्थ ईवीएस मीन्स पर्यावरण अध्ययन का पूरा निचोड़ कवर किया था। उसी क्रम में आज हम लोग क्लास फिफ्थ ईवीएस का पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ईवीएस के जो 15 नंबर के कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको इसी टॉपिक्स में से मिलेंगे। इसलिए आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीटेट के ईवीएस के कंटेंट के पोर्शन में 15 में से 15 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में क्लास फिफ्थ का चैप्टर। और क्लास फिफ्थ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला चैप्टर है कहानी सपेरे की। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। वो 4 तरह के सांप कौन कौन से हैं? तो आपका है पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबैया और चौथा अफाई। क्या है? अफाई। हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। जहरीले सांप 4 तरह के पाए जाते हैं और चारों सांप का क्या क्या नाम है? नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई। जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसके जहर को तुरंत कम करने के लिए जो दी जाने वाली दवाई है उसको क्या कहते हैं? उसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सीरम कहते हैं। और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यह सीरम किससे बनाया जाता है? यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको सांप काट लिया तो उसके शरीर में अगर जहर जो फैल रहा है उसको अगर कम करना है मतलब तो दवाई दी जाती है उसका दवाई का क्या नाम है? सीरम। और यह जो सीरम है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और यह जो सीरम है यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। अगर पूछे कि सीरम कहाँ मिलता है तो ये सीरम सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। सरकार ने यह कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवर पकड़ा जा सकता है और ना ही रखा जा सकता है। यह सरकार ने कानून बनाया है। अब यहाँ देखिए, बीन, तुम्बा, खजरी, ढोल, ये सब क्या है? ये सब वाद्य यंत्र हैं। क्या है? वाद्य यंत्र है। बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। यह बीन पार्टी में बजाए जाने वाले यंत्र हैं। बीन पार्टी में बजाए जाने वाले ये सब क्या हैं? यंत्र हैं। 4 हैं। बीन है, तुम्बा है, खजरी है और ढोल। इनमें ढोल के अलावा बीन, तुम्बा और खजरी तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल को छोड़ दीजिए, आपका बचता क्या है? बीन, तुम्बा और खजरी, ये तीनों किससे बनाए जाते हैं? तो ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। और आगे देखिए क्या है? कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया नृत्य सपेरों द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला एक नृत्य है। मतलब सपेरों के द्वारा कालबेलिया डांस किया जाता है। सपेरे जब खुश रहते हैं मनोरंजन के लिए अपने कालबेलिया नृत्य करते हैं। आगे देखिए, ये देखिए नागगुफन। नागगुफन क्या है? एक रंगोली है, डिजाइन है जो कि महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, गुजरात में प्रयोग की जाने वाली डिजाइन या रंगोली कढ़ाई या क्या दीवारों को सजाने वाली एक आकृति है। वो क्या है? नागगुफन। नागगुफन नाम का ये लोग डिजाइन बनाते हैं जो कि ये सब सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत में और गुजरात में है। तो ये क्या हम लोग आज देखें? कहानी सपेरों की। ये पहला चैप्टर है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे बीन पार्टी में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र लौकी से नहीं बनाया गया है? कौन सा वाद्य यंत्र लौकी से नहीं बनाया गया? तो आपको ऑप्शन दे देगा बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। तो आपको अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ढोल के अलावा बीन, तुम्बा और खजरी ये तीनों किससे बनते हैं? लौकी। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो नहीं बनाया जाता लौकी से वो कौन सा है? वो ढोल है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से ये पूछ ले कि सपेरों द्वारा मनोरंजन के लिए किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में 4 दे दे कि एक पहला भांगड़ा, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा भरतनाट्यम और चौथा दे दे कालबेलिया। तो आपका कौन सा सही होगा? कालबेलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले हमारे देश में जहरीले सांप कुल कितने पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिसका क्या क्या नाम है? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। जो बाघ है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। और बाघ मूंछों से हुए हवा में कंपनों को भाप लेता है।
बाघ अपनी मूंछों से ही अगर हवा में कुछ कंपन हो रहा है तो उसको भाप लेता है और उससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। मतलब और उसे सही शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। मतलब मूंछों की सहायता से उसको अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है और वह हवा में कंपनों को भाप लेता है, जिससे उसको शिकार करने में भी मदद मिलती है। और बाघ हमसे 6 गुना अधिक देखता है अंधेरों में। और देखिए आगे, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। जो बाघ है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है और बाघिन को बुलाने के लिए भी अलग आवाज़ निकालता है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। जब बाघ गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने, शिकार से झाड़ियों के हिलने में आवाज़ का अंतर को भाप लेता है। मतलब बाघ जब हवा से पत्ते हिलते हैं तो उसमें, और जब शिकार झाड़ियों को हिलाता है तो उन दोनों में अंतर को भाप लेता है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं कि शिकारी के आने से पत्ते हिल रहे हैं। तो उन दोनों में अंतर वो जान लेता है। कौन जान लेता है? बाघ जान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा घूम जाते हैं। जो बाघ के दोनों कान हैं वह बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा घूम जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? बाघ में, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देखता है। बाघ मूंछों से हुए हवा में कंपनों को भाप लेता है, जिससे उसको शिकार करने में मदद मिलती है। और बाघ इससे अंधेरे में रास्ता, मतलब मूंछों से अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है और बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है। बाघ का जो गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। इसी प्रकार के मतलब ये तथ्य हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रकार है। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति कितनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने या घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। और ऑप्शन आपका दे दे 4। जैसे पहला बाघ दे दे, दूसरा कुत्ता दे दे, तीसरा गिद्ध दे दे और चौथा रेशम के कीड़े दे दे। तो आप लोग अभी को पढ़े ही हैं कि बाघ जो होता है वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। हमारे देश में अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश में अन्य कई जानवर ऐसे हो गए हैं कि उनके लुप्त होने का खतरा बहुत हो गया है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे देश की जो सरकार है इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। इसी कारण जो हमारे देश की सरकार है वह जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जिससे मतलब इनकी लुप्त होने की संख्या को कम किया जा सके। जैसे कहाँ पे सुरक्षा दे रही है? आपका देखिए उत्तराखंड में दे रही है। उत्तराखंड में आपका जिम कार्पेट नेशनल पार्क है, वहाँ पे सुरक्षा दे रही है। और राजस्थान के भरतपुर में, घाना पश्चिम बिहार में भी सुरक्षा दे रही है। तो जो सरकार है वो जंगलों को सुरक्षा दे रही है उनको बचाने के लिए, जानवरों को। क्योंकि हाथी को उनके दांतों के लिए और गैंडे को उसकी सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ हाथी को उनके दांतों के लिए, गैंडे को उसकी सींग के लिए और शेर, मगरमच्छ, सांप आदि ऐसे जानवर को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, स्लॉथ। यह पांडा जैसे दिखाई देने वाला एक जानवर है। यह भालू जैसा दिखाई देता है पर भालू नहीं है। स्लॉथ जो है वह भालू जैसा दिखाई देता है पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर सोता है। दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर रहते हैं। स्लॉथ जो है वह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खा लेता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो पास के दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। जो स्लॉथ है यह भालू जैसे दिखाई देता है पर भालू नहीं है। और यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। और यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं, और जब सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तो अपने पास के दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। यह 40 वर्ष के, इनकी आयु टोटल लगभग 40 वर्ष की होती है। और यह 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में
मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब यह 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने का ही तकलीफ उठाते हैं। कौन? स्लॉथ। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं। इतना आलसी जानवर है ये स्लॉथ। इसमें इस तरह के अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ ले, जैसे दे किसी पशु के विषय में दिए जाने विवरण को पढ़िए और उस पशु का नाम पहचानिए, उस पशु को पहचानिए। जैसे आपका पहला दे ऑप्शन, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। दूसरा दे यह दिन के करीब 17 घंटे लटक कर सोता है। तीसरा दे आपका, यह जिस पेड़ वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। और चौथा दे यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका दे पांडा, लंगूर, चिंपांजी और चौथा दे स्लॉथ। तो आपका क्या सही रहेगा? स्लॉथ। और अगर बाघ से, जो बाघ का हम लोग चैप्टर देखें, अगर उसमें पूछे कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, और 4 ऑप्शन दे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आपका अभी आप लोगों ने क्या देखा कि जब बाघ गुर्राता है तो वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, जो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल में जो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर होता है, वह अगर उसके पास मुसीबत आ रही है तो वह एक खास तरह की आवाज़ निकालता है, जिससे उसके साथियों को पता चल जाता है कि कोई मुसीबत है। इसी तरह पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। जो पक्षी है, जब उड़कर आने वाले जो दुश्मन होते हैं उनके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंग से देती हैं। मतलब जानवर भी अगर उनके पास खतरे आते हैं तो अपने मित्रों को खतरे की चेतावनी दे देती हैं। जैसे मछलियाँ खतरों की चेतावनी बिजली की तरंग से देती है, लंगूर भी एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने दोस्तों को बता देता है कि हमारे आसपास कोई खतरा है। उसी प्रकार पक्षी भी बता देते हैं। इसी प्रकार कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। मतलब जो कुछ जानवर है, भूकंप या कुछ अनहोनी होनी होती है तो कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, जिससे जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को समझ जाते हैं। जो जंगलों में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ अनहोनी होनी है। ये लोग जान लेते हैं कि भूकंप या अनहोनी होनी है। अब आपका आगे देखिए। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा है अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं? हमारे पैरों के तलवे से या हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं और हम लोग को काटते हैं। इसमें आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछे कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा कौन सा मतलब जानवर है जो पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है, तो वो कौन सा है? पहला जैसे देते बाघ, दूसरा लंगूर, तीसरा शेर और चौथा स्लॉथ। तो आपका जो जंगल में बैठे ऊंचे पेड़ पर पास आते मुसीबत को कौन देखकर खास आवाज़ निकालता है? तो कौन है? लंगूर है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं बीज बीज बीज। क्या नाम है चैप्टर का? बीज बीज बीज। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों या छोटे जीवों को शिकार करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो चूहे का, मेंढकों का, कीड़े मकोड़ों का, छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। इसमें नेपथिन्स, क्या नाम है इसका पेड़ का? नेपथिन्स सबसे ज़्यादा मशहूर है। जो नेपथिन्स पेड़ है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे पिचर प्लांट्स भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह जो वृक्ष है जो कीड़ों मकोड़ों को, छोटे जीव जंतुओं को, चूहों को अपने शिकार बना लेता है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। अगर इसका पूछे आकार कैसा होता है नेपथिन्स का, तो इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है। घड़े से खास प्रकार की खुशबू निकलती है।
जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। मतलब जो ये इसका आकार है घड़े जैसा होता है और घड़े से एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े या छोटे जीव जंतु खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। जैसे ही पौधे के पास पहुंचते हैं खुशबू के कारण, तब वो वहां जाके फंस जाते हैं। मतलब ये पौधे जब खुशबू सूंघ कर पौधों के पास आते हैं तो पौधों के ऊपर जब पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। इसमें बस आपको यही पता होना चाहिए, जो नेपथिन्स आपका है पेड़, वह चूहे को, मेढकों को, कीड़ों मकोड़ों, छोटे जीव जंतुओं को शिकार बनाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। बस इतना ही। और दोस्तों, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची और आलू को आयातित किया जाता है। मतलब दक्षिण अमेरिका से हम लोग मिर्ची और आलू को मंगाते हैं। और भिंडी को अफ्रीका से, भिंडी और कॉफ़ी को हम लोग अफ्रीका से। अगर दक्षिण अमेरिका से पूछे तो हम लोग वहाँ से मिर्ची और आलू को मंगाते हैं और अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी को मंगाते हैं। गोभी और मटर को हम लोग यूरोप से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? गोभी और मटर को हम लोग यूरोप से लाते हैं। सोयाबीन को हम लोग चीन से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? सोयाबीन को हम लोग चीन से लाते हैं। जो आपका बैगन, मूली, सेम, संतरा, केला, आम, बेर, ये सब कैसे फल हैं? ये सब देसी फल हैं। मतलब ये सब हमारे हैं, भारतीय फल हैं। तो हम लोग दक्षिण अमेरिका से क्या मंगाते हैं? दक्षिण अमेरिका से मिर्ची और आलू मंगाते हैं। अफ्रीका से हम लोग भिंडी और कॉफ़ी मंगाते हैं। और गोभी और मटर हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? तो ये यूरोप से। और सोयाबीन हम लोग चीन से। और आपका जो बैगन, मूली, सेम, संतरा, केला, आम, बेर, ये सब कैसे हैं? ये सब देसी हैं, मतलब भारतीय हैं। नया चैप्टर क्या है? घड़सी सर। सर मीन्स होता है तालाब। तो जैसलमेर के राजा घड़सी, जैसलमेर के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? घड़सी। तो घड़सी ने एक तालाब बनवाया था। जैसलमेर के राजा जो थे घड़सी, उन्होंने एक तालाब बनाया था। सर का मतलब होता है तालाब। यह तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था, मतलब एक तालाब जब पानी से भर जाता था तो उसका पानी निकल कर दूसरे तालाब में आता था, फिर तीसरे, कुल 9 तालाब बनवाए थे क्रम वाइज से। मतलब एक ऊंचा, उससे नीचा, फिर उससे नीचा, ऐसे कि एक भर जाए तो दूसरे में पानी चला है, फिर उसके तीसरे में, ऐसे से 9 भर जाए तालाब। तो यहाँ देखिए, यह तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब वह बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। यदि वह भी तालाब भर जाता था तब वह पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह कुल 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। मतलब टोटल 9 तालाब थे जो आपस में जुड़े हुए थे। एक के भर जाने पर दूसरा भरता, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे से 9 भर जाते थे। जैसलमेर में पूरे साल पानी की परेशानी नहीं होती थी। इस तरह जैसलमेर में पूरे साल पानी की परेशानी नहीं होती थी। यह तालाब 650 वर्ष पुराना है। यह तालाब कितना वर्ष पुराना है? तो 650 वर्ष पुराना है तालाब। यहाँ अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए घड़सीसर तालाब कहाँ स्थित है, तो आपको पता रहना चाहिए कि घड़सीसर तालाब आपका जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अलबरूनी। क्या नाम है चैप्टर का? अलबरूनी। हजारों वर्ष से भी ज़्यादा पहले एक यात्री भारत आया था। हजारों वर्ष साल से भी पहले एक यात्री भारत आया था। इसका नाम क्या था? अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आया था उसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं। मतलब प्रेजेंट में उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं जिस देश से वह आया था। पहले वह रूस का हिस्सा था। यह उज्बेकिस्तान पहले रूस में था। कहाँ पे था? पहले रूस में था। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में आज के इतिहास पढ़ाने वाले लोगों को अलबरूनी की किताब से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मतलब इन्होंने एक किताब लिखी थी जो प्रेजेंट में आज जो इतिहास पढ़ाते हैं तो उस हजारों वर्ष पुराने ज़माने के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। अलबरूनी के ने उस समय के तालाब के बारे में भी अपनी पुस्तकों में वर्णन किया था। अलबरूनी ने उस समय के तालाब के बारे में भी अपनी पुस्तकों में वर्णन किया था। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम पूछे तो उसकी पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल रहेला। क्या नाम है? किताबुल रहेला। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, दड़की माई। क्या नाम है इसका? दड़की माई। दड़की माई एक गांव में रहती हैं। दड़की माई एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का समय घर के कार्यों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में लग जाती। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव को छोड़ना पड़ता था।
मतलब दड़की माई एक गांव में रहती थी। इस गांव की औरतों का ज़्यादा समय कार्यों में और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में लग जाती, और जब गर्मियाँ होती थी तो पानी की कमी होती थी तो इन लोगों को गांव छोड़ के भी जाना पड़ता था। मिस दड़की माई ने एक पहल किया और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई। जैसे जब तालाब उस गांव में बन गया तो जानवर के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध भी मिलने लगा और लोगों की कमाई भी बढ़ गई और दूध का मावा बना के लोग बेचने भी लगे। अब उनको गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, तरुण भारत संघ। क्या नाम है चैप्टर का? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ पुराने तालाबों की मरम्मत करता था। तरुण भारत संघ एक संघ का नाम है, एक संस्था का नाम है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करता और नए तालाब भी बनाता था। इस संस्था ने दड़की माई की भी तालाब बनाने में मदद की थी। यही संस्था था जो दड़की माई के तालाब बनाने में भी मदद किया था। इस संघ का क्या नाम है? तरुण भारत। राजस्थान में तालाब को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राजस्थान में तालाब को वावड़ी नाम से पुकारा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या देखते हैं? मृत सागर। क्या नाम है चैप्टर का? मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों में नमक होता है, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। जो मृत सागर है वह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, इसीलिए यह दुनिया का सबसे नमकीन पानी सागर है। नमक अधिक होने की वजह से यहाँ की वस्तुएं डूबती नहीं है। मतलब इस सागर में नमक अधिक है इसलिए यहाँ पे वस्तुएं डूबती नहीं है सागर में। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से बेड पर लेटे हो। मतलब अगर आप मृत सागर में जाकर तैरे तो आप लोग ऐसे लगेंगे कि जैसे आराम से बेड पे बैठे हैं। मृत सागर सबसे नीचे स्थित झील है। जो मृत सागर है वह सबसे नीचे स्थित झील है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपके, जैसे आप लोग से पूछ ले कि मृत सागर क्या है? एक सागर है, एक झील है, एक तालाब है और एक चौथा दे दे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्या है? एक झील है। मृत सागर क्या है? एक झील है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले कि मृत सागर के 1 लीटर जल में कितने नमक की मात्रा पाई जाती है, तो 1 लीटर जल में कितना पाया जाता है? 300 ग्राम पाया जाता है। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो मृत सागर झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो इजराइल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इजराइल में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दांडी यात्रा। क्या है? दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। घटना कब की है? 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। अंग्रेजों ने ऊपर से रोक भी लगा दी थी नमक बनाने पर और उस पर टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। ये जो कानून अंग्रेजों ने लाया था इसकी वजह से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक भी नहीं बना सकते हैं। लोगों को मजबूरी में नमक खरीदना पड़ता था। और इस बात से लोग नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। मतलब गांधी जी कहते थे जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसको बनाने में बंदिश कैसी। इसीलिए इसी कानून को तोड़ने के लिए जो गांधी जी ने क्या शुरू किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से दांडी समुद्र तक यात्रा की और इस कानून को तोड़ा था। कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी समुद्र तक यात्रा की थी इन्होंने। यहाँ आप लोग से क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी जी की दांडी यात्रा कब हुई थी? तो गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और पूछ ले गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद साबरमती से दांडी तक की थी। कहाँ तक की थी? दांडी तक की थी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, मच्छरों की दावत। क्या है? मच्छरों की दावत। माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है। जब हम लोग कोई चीज़ माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है। इसके द्वारा खून की बारीकियों को साफ से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से खून की बारीकियों को बहुत साफ से देखा जा सकता है। जो मलेरिया की दवाई है बहुत पुराने समय में सिकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किसकी दवाई बनाई जाती थी? तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? छाल से दवाई बनाते हैं। एनीमिया से बच्चों की शारीरिक एवं दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। एनीमिया एक बीमारी है जिससे बच्चों की शारीरिक एवं दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। किसके कारण? एनीमिया के कारण। उनमें फुर्ती भी कम होती है। उनमें क्या होती है? फुर्ती कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उनको समझने में परेशानी होती है। जिन बच्चों को एनीमिया होती है उन्हें एनीमिक बच्चे कहते हैं और एनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई दी जाती है। और ऐसे भोजन का सेवन कराने की सलाह दी जाती है जिसमें प्रचुर मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जैसे आपका आंवला हो गया, गुड़ हो गया, पत्तेदार हरी सब्जी हो गई आपकी। सामान्यतः महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? 12 से 14 ग्राम पर क्यूबिक पाया जाता है। और जो पुरुषों में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और 14 से 16 ग्राम पर क्यूबिक पाया जाता है। महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर क्यूबिक और पुरुषों में 14 से 16 ग्राम पर क्यूबिक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग है उसको क्या क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, चिकनगुनिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो मलेरिया है, डेंगू और चिकनगुनिया है। इन रोगों से बचने के उपाय बहुत से हैं। हम लोग ये उपाय अगर अपनाएं तो हम लोग को किसी को जल्दी मलेरिया नहीं होगा। जैसे आसपास पानी जमा ना होने दें और गड्ढों को भर दें। अगर आसपास पानी इकट्ठा है तो पानी को जमा ना होने दें। अगर गड्ढा है तो उस गड्ढे को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। तालाबों में मछलियों को छोड़ें। जो तालाब अगर हो तो उसमें मछलियाँ छोड़ें ताकि मच्छर हैं उनके लार्वे को खा जाएं। उनके लार्वे जब खा जाएंगे तो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। कहीं जमा पानी हो तो वहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। ये उपाय अगर करेंगे तो मलेरिया जल्दी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। लगभग 100 साल पहले एक वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है? रोनाल्ड रास्को। इन्होंने पता लगा लिया था कि मलेरिया किससे फैलता है? आपका मच्छर से फैलता है। वो कौन थे? रोनाल्ड रास्को। इनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको 1902 में यही पता लगाने के लिए मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दिसंबर 1902 में। इनका नाम आप लोग को याद होना चाहिए। क्या नाम है इनका? रोनाल्ड रास्को। और नोबेल प्राइज आपका कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज है आपका वो केवल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपका? पहला भौतिकी, दूसरा चिकित्सा, तीसरा रसायन, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र। टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दी जाती है। जो नोबेल प्राइज है इसकी घोषणा अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दी जाती है। दोस्तों अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया की दवाई बहुत समय पहले किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। अगर आप लोग से पूछे कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा है तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। और पूछे कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दी जाती है तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दी जाती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट के जो 15 नंबर के कंटेंट पूछे जाते हैं इसी प्रकार के रहते हैं। इसीलिए अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कमर सीधी ऊपर चढ़ो। क्या नाम है? कमर सीधी ऊपर चढ़ो। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो कि उत्तरकाशी में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। पर्वतारोही को एक ही दिन में पहाड़ी सकरे ऊपर खावर रास्ते पर कमर पर सामान से भरा हुआ पिट्ठू बैग लेकर 26 किलोमीटर चढ़ना होता है। जो पर्वतारोही होते हैं वो एक दिन में जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पे अपने कमर पर सामान भरकर उसको पिट्ठू कहते हैं, पिट्ठू बैग, उसको 26 किलोमीटर तक चढ़ना होता है। माउंटेनिंग के दौरान ग्रुप लीडर को जो बात बताई जाती थी वो इस प्रकार है।
माउंटेनिंग मतलब जो पर्वतारोही जो होता है उसमें एक ग्रुप लीडर भी होते हैं, तो उनको जो बातें बताई जाती हैं वो इस प्रकार है। बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना, मतलब अपने जो ग्रुप के साथी जो होते हैं उनके सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जो चल ना पाए उसे हाथ देकर चलाना, जो चल ना पाए उसे हाथ देकर चलाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, ग्रुप लीडर का क्या काम है? रुकने के लिए जगह दे ढूंढना। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान देना, कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसका ध्यान देना किसका काम है? ग्रुप लीडर का काम है। सबके खाने पीने का सामान ढूंढना, ये भी किसका काम है? ग्रुप लीडर का। ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा स्वीकार या भुगतने को तैयार रहना, ये भी किसका काम है? ये भी ग्रुप लीडर का ही काम है। यहाँ पे आगे देखिए, 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखा। उन्होंने, जो बछेंद्री पाल हैं, उन्होंने 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखा। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। कितनी देर तक वह ऊंची चोटी पर रही? तो 43 मिनट तक ऊंची चोटी पर रही। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं और संसार की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। अगर ये पूछे कि भारत की चौथी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, तो पहली है और संसार की 5वीं महिला है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पर्वतारोही को एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है, तो एक दिन में कुल 26 किलोमीटर चलना होता है पर्वतारोही को। और पूछ ले कि बछेंद्री पाल विश्व की किस स्थान पर महिला है जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, तो ये विश्व की 5वीं हैं और अपने देश की पहली महिला है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? ख़त्म हो जाए तो ज़मीन से खजाना, मतलब ख़त्म हो जाए तो ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई तक तेल कहाँ मौजूद है। हम ये पता नहीं लगा सकते कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई तक तेल मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनों द्वारा तेल ऊपर खींचा जाता है। मतलब जो वैज्ञानिक है वो खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप या मशीनों द्वारा तेल को ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गाढ़ा और बदबूदार होता है। अगर पूछा जाए जब हम लोग तेल निकालते हैं ज़मीन से तो वह कैसा होता है? तो गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें घुली मिली छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को अलग अलग कर और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? क्योंकि इसमें कई चीज़ घुली मिली और छिपी होती हैं, तो इसको तेल के रिफाइनरी में भेजा जाता है। इस गाढ़े तरल में हमें क्या क्या मिलता है? केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है, मोम मिलता है, जहाज के लिए ईंधन मिलता है, एलपीजी मिलता है, आपका कोल तार मिलता है जिससे हम लोग चारकोल कहते हैं, ग्रीस मिलता है। मतलब बहुत सी चीज़ें हम लोग को मिलती है इस गाढ़े बदबूदार तेल में। इसका प्रयोग प्लास्टिक और पेंट के लिए भी किया जाता है। जो गाढ़ा बदबूदार तरल पदार्थ मिलता है उसका प्रयोग हम लोग प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी करते हैं। यहाँ आगे देखिए, भारत 1976 में ऊर्जा के रूप में मतलब ईंधन का प्रयोग उपले और लकड़ी के रूप में कितना करता था? तो 84%। कितना करता था ईंधन? अगर उपला और लकड़ी जलाता था तो कितना करता था? 84%। केरोसिन तेल 10%, कोयला 5% और बिजली आपका 1% उपयोग करते थे, वो भी किस सन में? 1976 में। जबकि 20 साल बाद उपले और लकड़ी का प्रयोग कितना हो गया? 75%। एलपीजी का और केरोसिन का कितना हो गया? 18%। और कोयले का हो गया आपका 2%, जबकि बिजली का आपका 5%। प्रेजेंट में और भी बढ़ गया है, बिजली का तो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? बसेरा ऊंचाई पर। इसका क्या नाम है? बसेरा ऊंचाई पर। चंगपा, यहाँ चंगपा लोगों की कहानी है, उसको हम लोग देखते हैं। चंगपा घुमंतू लोग हैं जिन्हें घुमक्कड़ कहते हैं। चंगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह
पर नहीं रहते हैं। ये सब हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अपनी जो भेड़ बकरियां हैं इनकी, उनको लेकर पहाड़ों पर इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान भी मिल जाता है। जो भेड़ बकरियां पालते हैं इन्हीं से इनको अपनी ज़रूरत का सामान भी मिल जाता है। किसको? चंगपा लोगों को। जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन, सब कहाँ से मिलता है? तो भेड़ बकरियों से इनको मिल जाता है। दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, टेंट के लिए चमड़ा मिल जाता है, स्वेटर व कोट के लिए इनको ऊन, सब इन्हीं से मिल जाता है, भेड़ बकरियों से। भेड़ बकरियां सबसे बड़ी पूंजी है किनकी? चंगपा लोगों की। चंगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिसके बालों की से पश्मीना ऊन मिलता है। चंगपा लोग एक विशेष प्रकार की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से इनको पश्मीना ऊन मिलता है। जितनी जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के उतने ही बड़े और मुलायम बाल होंगे। मतलब जितनी ऊंची और ठंडी जगह होगी इन बकरियों के उतने ही बड़े और मुलायम बाल होंगे। इसलिए चंगपा इतनी कठिनाई के बाद भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। इसलिए चंगपा इतनी कठिनाई के बाद भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। चंगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? चंगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चंगपा लोग पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर इससे टेंट भी बनाते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं और गर्म भी होते हैं। मतलब याक के बालों से चंगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिनके सिलकर ये लोग टेंट बना लेते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं। माना गया है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। जो पश्मीना शाल आता है उसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यह पश्मीना बनता है किससे? पहाड़ी बकरियों की एक नस्ल होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, जहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। कितना चला जाता है? -40 डिग्री पर रहती हैं बकरियाँ। उन्हीं से ये पश्मीना शॉल बनता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इतनी सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं। ये बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि 6 बकरी के बाल मिलकर हमारे सिर के एक बाल के बराबर होते हैं। मतलब बकरी के टोटल 6 बकरी के बाल हमारे सिर के एक बाल के बराबर होते हैं, इतने पतले होते हैं। बालों के पतले होने के कारण पश्मीना शाल को मशीन द्वारा नहीं बुना जाता। बाल इतने पतले होते हैं कि उनको मशीन द्वारा नहीं बुना जाता। इनकी बुनाई करने के लिए हाथों को खास बुनकर होते हैं। इनकी बुनाई हाथों के खास बुनकर करते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। मतलब एक बुनकर 250 घंटे अगर बुनाई करता है तो जाकर एक साधारण पश्मीना शाल बनता है। चंगपा द्वारा बनाया गया टेंट को रेबो कहते हैं और चंगपा द्वारा बनाया गया टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। रेबो के पास भी भेड़ बकरियां को रखने के लिए जगह बनाई गई है। जो रेबो के पास है वहाँ पे भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनाई गई है जिसे चंगपा लोग क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहती हैं और जिस टेंट में अपने रहते हैं उसको रेबो कहते हैं। तो ये जो बसेरा ऊंचाई पर है इसमें इतने तथ्य आप लोग को मालूम होने चाहिए। अगर आप लोग से पूछे चंगपा लोगों द्वारा बनाया गया टेंट क्या कहलाता है तो वह क्या कहलाता है? रेबो कहलाता है। और भेड़ बकरियों के रहने के लिए जो बनाते हैं जिसमें भेड़ बकरियाँ रहती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको लेखा कहते हैं। और अगर पूछे कि चंगपा लोगों को भेड़ बकरियों से क्या प्राप्त होते हैं तो चंगपा लोगों को भेड़ बकरियों से दूध प्राप्त होते हैं, मांस, चमड़ा, ऊन, स्वेटर सब उसी से प्राप्त होते हैं, भेड़ बकरियों से। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हाउस बोट। नया चैप्टर क्या है आपका? हाउस बोट। तो श्रीनगर में नाव पर बने घर जिनकी लंबाई 80 फुट तक लंबी होती है। श्रीनगर में नाव पर बनते हैं घर और जिसकी लंबाई कितनी होती है? 80 फुट तक लंबी होती है और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। लंबाई 80 फुट लंबी होती है और चौड़ाई 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। बाहर से जो आए टूरिस्ट होते हैं उनको हाउस बोट पर रहना पसंद होता है। जो हाउस बोट व कई बड़े घरों की जो अंदर की जो छत होती है उस मतलब वो लकड़ी की नक्काशी से बनती है और उसको क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए डोंग। क्या है? डोंग।
श्रीनगर में जो है डल लेक और झेलम नदी में नाव पर लोग क्या बनाते हैं, अपने आवास बनाते हैं जो झोपड़ी नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, झोपड़ी नुमा होते हैं। इस डोंग में कई परिवार रहते हैं। इस डोंग में, इसको डोंग कहते हैं, और इस डोंग में कई परिवार रहते हैं। इस डोंग में अलग अलग कमरे और गैलरी भी होती हैं। मतलब ये कहाँ पे बनता है, तो डोंग कहाँ पे बनता है, श्रीनगर में बनता है। और देखिए डब डब कहाँ बनता है, तो डब आपका जम्मू कश्मीर में बनता है। तो जम्मू कश्मीर के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियाँ उभरी होती हैं। जो जम्मू कश्मीर के पुराने घर हैं वहाँ पे जालीदार खिड़कियाँ उभरी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डब कहते हैं। जो जम्मू कश्मीर है उसमें पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर जो बनाया गया घर है वह कश्मीर के गांव में दिखते हैं। कहाँ पे दिखते हैं, एक के ऊपर पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर घर बनाए जाते हैं। ये कहाँ पे दिखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। जो पत्थर है उसके ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल घरों की छतों को बनाने में किया जाता है। जो ये घर है इन घरों की छत कैसी होती है, ढलवा होती है, ताकि बर्फ़ ना रुके। मतलब बर्फ़ ना रुके इसलिए इनकी छतें कैसी होती हैं, तो इनकी छतें ढलवा होती हुई हैं। मतलब आपका जम्मू कश्मीर में डब बनता है, मतलब जो घर और बनते हैं उसको डब कहते हैं। और श्रीनगर में जो नदी में बनता है नाव पे, उसको क्या कहते हैं, डोंग कहते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर देखते हैं, ठंडा रेगिस्तान। क्या नाम है, ठंडा रेगिस्तान। लेह सूखा, ठंडा और समतल रेगिस्तान है। लेह सूखा, ठंडा और समतल रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। जो लद्दाख है वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ के लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्द है, जो लद्दाख के लोग हैं वहाँ के लोग एक शब्द बोलते हैं जुले जुले, जिसका अर्थ होता है स्वागत है, स्वागत मतलब स्वागत स्वागत। यहाँ के आवास को पत्थरों को काटकर एवं ऊपर एक रखकर, मतलब ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। उनकी छतें घास फूस से बनाई जाती है। जो लद्दाख के घर हैं वो पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं। उसको मिट्टी या चूने से पुताई की जाती है और जो इसकी छत होती है वो घास फूस से बनाई जाती है। इनके आवास वहाँ के लोगों के अनुकूल होते हैं। जो मोटी दीवारें होती हैं या लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत उन्हें ठंडक से बचाती हैं। किन्हें बचाती हैं, तो लद्दाख के लोगों को ठंडक से बचाती है, क्योंकि लद्दाख में बहुत ठंडक पड़ती है। अब हम लोग नया चैप्टर देखते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। क्या नाम है चैप्टर का, उसी से ठंडा उसी से गर्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने हम बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका पद पे रहते हुए ही देहांत हो गया था। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे और ये अपने पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, जिनमें से एक कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म भी है। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, जिसमें से एक कहानी आपका क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस कहानी में हवा की गर्मी और ठंडी का जिक्र किया गया है। मतलब जो हवा होती है कभी ठंड चलती है कभी गर्म, इसी का जिक्र किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म में। बस इसमें यही था। अब हम लोग देखते हैं आगे नया चैप्टर, फांदली दीवार। क्या है, फांदली दीवार। यह अध्याय मुंबई की नाग पांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मुंबई की नाग पांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन से संबंधित है। इस अध्याय में एसोसिएशन द्वारा संघर्ष का वर्णन किया गया। मतलब इस एसोसिएशन ने बहुत संघर्ष किया, तब जाके इन्होंने ऊंचाई पर पहुंचे। इस अध्याय में उस खेल का मैदान का जिक्र किया गया है जो आज किस नाम से जाना जाता है, आज उस बच्चू खान प्लेग्राउंड के रूप में जाना जाता है। किस नाम से, बच्चू खान प्लेग्राउंड के रूप में जाना जाता है। बच्चू खान उसी इलाके का एक स्थानीय व्यक्ति था जिसके सहयोग से यह मैदान बनाया गया था। मतलब बच्चू खान उसी इलाके का एक स्थानीय व्यक्ति था जिसके सहयोग से यह मैदान बनाया गया था, जो आज भी बच्चू खान प्लेग्राउंड के नाम से जाना जाता है। इस मैदान के कई लोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब इस मैदान से कई लोग खेलकर आज अपने देश पर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मैदान से खेलने वाले कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, उनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। और देखिए नूर खान इस ग्राउंड के प्रशिक्षक हैं। कौन है,
नूर खान इस ग्राउंड के प्रशिक्षक हैं, जिनकी देख रेख में लड़कियों के लिए एक टीम तैयार की गई थी। इस खेल के मैदान में लड़के लड़कियां अलग अलग परिवार से आते हैं और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, मगर यहाँ आकर सब क्या बन जाते हैं, एक टीम बन जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, किसके जंगल। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है किसके जंगल। यह अध्याय झारखंड के जंगलों व वहाँ के निवास करने वालों आदिवासियों पर आधारित है। यह अध्याय किस पे आधारित है, यह झारखंड के जंगलों और वहाँ के निवास करने वाले आदिवासियों पर आधारित है। सूरमढ़ी झारखंड के कुड़क समाज की एक महिला है। जो सूरमढ़ी है वो झारखंड के कुड़क समाज की एक महिला है, जो आदिवासी परिवार से आती हैं। कहाँ से आती हैं, आदिवासी परिवार से आती हैं। उनके पिता एक छोटे किसान थे। उनकी जो माता है वह गिरो पत्तों से टोकरी बुनती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। आदिवासियों के लिए तो जंगल एक साझा बैंक का कार्य करता है। आदिवासी ये मानते हैं कि जंगलों पर आदिवासियों का हक है। आदिवासी जो हैं वो ये मानते हैं कि जंगलों पर आदिवासियों का हक है। आदिवासी जंगल से उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। आदिवासी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सूरमढ़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वाशवी दीदी, जो कि एक पत्रकार है, उनके साथ मिलकर झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का कार्य करने लगी। सूरमढ़ी ने जंगल बचाने का कार्य जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए लड़ना शुरू किया। सूरमढ़ी का एक सपना था कि वह अपने कुड़क समाज की पहचान बनाए। सूरमढ़ी जब 21 साल की थी तो उसने वासु दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम क्या रखा, तोरांग। तोरांग को जंगल कहते हैं। तोरांग मतलब कुड़ुक भाषा में जंगल को कहा जाता है। सूरमढ़ी चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाएं और उसे भूलें नहीं, और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की बनी हुई वस्तुओं को कला बच्चे भी सीखें, अपनी कुड़ुक समाज से रिश्ता भी जोड़े। मतलब ये किसकी कहानी है, ये एक आदिवासी की कहानी है। मतलब आदिवासी जंगल से उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत पड़ती है। आगे हम लोग देखते हैं तोरांग क्या है। तोरांग कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहा जाता है, जंगल। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। खाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल आदि सबको कहाँ रखा गया है, तोरांग में रखा गया है। सरकार ने जंगल अधिकार अधिनियम का कानून 2007 में पारित किया था। सरकार ने जंगल अधिकार का कानून कब पारित किया था, 2007 में पारित किया था, जो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा हुई चीज़ों पर हक है। इसीलिए आदिवासियों को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। ये मतलब आदिवासी के ऊपर एक कहानी। लिए जंगल अधिकार कानून 2007 में भी पारित हुआ था। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले आपके, जैसे आदिवासी लोग जंगलों पर किस तरह से आश्रित हैं, और ऑप्शन दे दे जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचना। तो यहाँ पे सब सही है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, झूम खेती। झूम खेती चैप्टर का क्या नाम है, झूम खेती। इसे कर्तन एवं दहन भी कहते हैं और इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। यह अधिकतर हमारे पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, तो झूम खेती उसका तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन कुछ सालों के लिए आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। जो झूम खेती का तरीका है वह एक फसल जब हो जाता है तो उसके बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह पर बांस या जंगल उगाते हैं। जब कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें क्या उगाते हैं, बांस या मतलब छोटे मोटे घास फूस उगाते हैं। उसे उखाड़ते नहीं हैं, उसे काट कर जला देते हैं। राख जमीन में खाद का काम करती है। जलाने की वजह से राख जमीन में खाद का काम करती है। आदिवासी इसका ख्याल करते हैं कि जलते हुए आग से आस पास के पेड़ न जले। जो आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं वो ये देखते हैं कि अगर हम लोग मतलब घास फूस जलाए हैं तो उससे अगल बगल के पेड़ों को नुकसान ना पहुँचे और जंगल को कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। मतलब ज़मीन को जोतते नहीं है, मिट्टी को से हल्का सा हिला के मतलब
फरुए से वहाँ पे बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, धान बोए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई बो दिए, सब्जियां बो दिए, मिर्च और धान बो दिए। फसल के समय अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं है। जब फसल आपका उगता है तो अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें काट देते हैं ताकि ज़मीन में मिल जाए और इससे ज़मीन उपजाऊ बन जाए। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो लोग उनकी मदद करते हैं। बस उन्हें खाना खिलाना होता है उस परिवार को जो मदद करते हैं। फसल कटने का त्यौहार मनाया जाता है। जब यहाँ फसल कटती है तो त्यौहार मनाते हैं। सब एक साथ खाना खाते हैं और मज़े करते हैं और चिराओ नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तो चिराओ नृत्य करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडियां लेकर दोनों लोगों की जोड़ियां बैठती हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में कूदते हैं। मिजोरम के 1/4 लोग जंगल में रहते हैं। जो मिजोरम के लोग हैं, मिजोरम के 1/4 लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए क्वेश्चन कि झूम खेती मुख्यतः किन राज्यों में प्रचलित है, तो झूम खेती आपका मिजोरम राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और आप लोग से पूछा जाए कि चिराव नृत्य किस प्रदेश में प्रचलित है, तो वो भी आपका मिजोरम में प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पे झूम खेती बहुत होती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को तथ्यों को मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने क्लास 5 ईवीएस को पूरी तरह से कवर कर लिया। कल मैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप सबको मेरी मेहनत ज़रा से भी अच्छी लगती है तो अपने स्टडी मटेरियल ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।